नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे 1857 की एक अद्भुत क्रांति के बारे में। हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर बात करी, तथ्य पढ़े, क्रांति का प्रारंभ पढ़ा, क्रांति के केंद्र पढ़े, असफलता, भारत शासन अधिनियम, क्रांति की प्रकृति, स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। अन्य तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, हमने शुरुआत करी सबसे पहले 1857 की राजनीतिक कारणों को हमने यहाँ पर संक्षेप में देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर बढ़ता हुआ नियंत्रण है, सहायक संधि है, गौ निषेध प्रथा है, अपमानजनक व्यवहार है, पदों और पेंशनों की समाप्ति है, जागीरदारों और जमींदारों में बढ़ता हुआ असंतोष है और उच्च पद पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों राज्यों पर नियंत्रण बढ़ रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, इस वजह से अधिकांश भारतीय रियासतें जो है वह अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गई। कुछ रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर, इनका क्रम याद रखना। सबसे पहले HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799। उसके बाद अवध है, पेशवा है, भोसले हैं और बरार है। अवध ने जो है वह 1801, पेशवा ने 1802 और मेरे दोस्त भोसले और बरार ने 1803। इसके बाद 1804 में सिंधिया ने अधीनता को स्वीकार किया था। लॉर्ड डलहौजी यह राज्य अपहरण, गौ निषेध प्रथा, व्यवगत का सिद्धांत या हड़प की नीति जो है उसको लागू करता है। इसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहते हैं। देसी रियासतों में असंतोष बढ़ने का एक कारण यह भी था। आखिरकार यह क्या थी? पहले राजा क्या होता था, जब उसके कोई संतान नहीं होती थी तो एक सीधा सा नियम था कि भैया आप किसी दूसरे की संतान को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। लॉर्ड डलहौजी ने कहा भैया तुम्हारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं लेने देंगे। तो फिर राज्य का क्या होगा? बोला जी हम हैं ना, यानी कि आपका राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनेगा। इसके तहत कुछ रियासतों का विलय किया गया। सबसे पहले सतारा मिलाई गई थी 1848 में। फिर उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में मिलाई गई। ये बात ध्यान रखना। फिर हमने बघाटपुर को मिलाया 1850 में, फिर एक वर्ष का हमने गैप दिया, है ना। फिर हमने उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और एक वर्ष का गैप देकर के 1856 में अवध को मिलाया कुशासन के आधार पर। ठीक है। कुछ देसी रियासतों और राजाओं के पदों और पेंशनों की समाप्ति कर दी गई। जैसे 1831 में मैसूर के राजा की पेंशन बंद कर दी, तंजौर के राजा और कर्नाटक के नवाब की उपाधियों को समाप्त कर दिया, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जैसे गवर्नर जनरल एलन ब्रो ने बादशाह को भेंट देना बंद कर दिया, सिक्कों पर नाम खुदवाना बंद कर दिया। लॉर्ड एमस्ट जो था ये बराबर बैठा जी। ठीक है। डलहौजी कहता है महरोली में रहो, और मेरे दोस्त कैनिंग ने तो यहां तक कह दिया कि अब कोई मुगल बादशाह नहीं बनेगा। फिर इसके बाद 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जमीनों की जांच के लिए इनाम आयोग बनाया। 1832 का कोई कानून था। 35,000 में से 20,000 जागीरें जब्त कर ली और प्रशासन में उच्च भारतीयों की नियुक्ति जो है वह नहीं की जाती थी। क्या बात क्लियर हो गई? तो इन चर्चाओं को हम आगे बढ़ा चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ और भी कारण थे 1857 की क्रांति के? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण आते हैं जी आर्थिक कारण। अगले कारणों में हम परिचर्चा कर रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। ठीक है। आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं? हम देखते हैं कि साहब जब विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? औद्योगिक क्रांति के तहत बेसिकली क्या हुआ, इंग्लैंड में कई सारे उद्योगों की स्थापना होती है। अब उद्योगों की स्थापना हो गई, लेकिन इंग्लैंड में उन उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं था। तो कच्चा माल कहां से आएगा जी? भारत से आएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत से कच्चा माल मेरे प्यारे साथियों इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो एक तरह से अंग्रेजों की भारत में जो आर्थिक नीतियां थी ये कौन सी हो गई? भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि जब कच्चा माल भारत से बाहर भेजा जा रहा था तो परिणाम क्या रहा कि भारत में कच्चे माल की आपूर्ति होना बहुत मुश्किल हो गया। हमने की बहुत मुश्किल हो गया। परिणाम क्या रहा? परिणाम यह रहा कि हमारे भारतीय उद्योगों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया। अब जब भारतीय उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका एक सीधा सा नतीजा यह होगा कि कहीं ना कहीं हमें
हमारे उन भारतीय उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। अरे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम मटेरियल कैसे तैयार करेंगे, हम सामान कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। और ताजुब की बात देखिए, 1813 का चार्टर अधिनियम आया, हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। उस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया, ठीक है। परिणाम क्या रहा, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश प्रारंभ हो गया। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड क्या था, मुक्त व्यापार की नीति क्या थी कि भैया इंग्लैंड से कोई सामान अगर भारत आ रहा है, ठीक है ना, तो इस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। अब जब कोई कर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में कोई सामान 100 रुपए का बना है तो भारत आकर के वह 100 रुपए का ही बिक रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई। यह थी अंग्रेजों के भारत में माल खपाने की नीति, शब्दों को समझिएगा, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो था उनका विनाश प्रारंभ हो गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा ढाका, है ना। ढाका बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है ढाका। यहाँ की मलमल बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, ठीक है ना। ढाका की मलमल बेहद प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया सर, मैनचेस्टर लंकाशायर में बने हुए कपड़े को भारत में भेजना शुरू कर दिया। और जो ढाका की मलमल की 5 मीटर की एक साड़ी पूरी की पूरी एक माचिस की डिब्बी में समा जाया करती थी, एक अंगूठी में से निकल जाया करती थी, जिन बुनकरों ने वो ढाका की मलमल को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया था, उस ढाका की मलमल का कोई खरीदार नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का जो कपड़ा भारत में आता था चमकदार था वह। क्या ये बात क्लियर हो गई, कौन सा कपड़ा था, चमकदार कपड़ा था। लोग चमक के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं जी, आपने देखा होगा कई सारी दुकानें ऐसी होती है जो कहीं सारी लाइटें लगा करके लगती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किताब को उसके कवर पेज से नहीं आंकना चाहिए कि कवर पेज उसका बहुत अच्छा है तो किताब बहुत अच्छी होगी ना, उसके अंदर का मटेरियल देखिए। तो चमकदार कपड़े के पीछे भागे, ढाका की मलमल को कोई खरीदार नहीं मिले, और फिर अंग्रेजों की नीति ऐसी थी कि इन्होंने ढाका की मलमल को बनाने वाले जो बुनकर थे उनके अंगूठे कटवा दिए। आप सोच के देखिए, एक समय था जब अंग्रेज हमारे भारत के कुल वस्त्र उत्पादन का 70% तक आयात करते थे। मतलब हमारे जो वस्त्र उत्पादन का टोटल क्राइटेरिया था उसका 70% इंग्लैंड चला जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भारत उल्टा ब्रिटेन से ही जो है वस्त्र उत्पादन या सूती कपड़े मंगवाने लगा। भारत में एक समय बाद लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ों की बाढ़ आ गई, भारतीय उद्योग खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए जुलाहे। इतिहासकार लिखते हैं कि एक समय जब ढाका की गलियां चरखों की आवाजों से गूंजा करती थी, वही ढाका की गलियां अब ब्रिटेन की औद्योगिक नीति के कारण वहां की गलियां वहां के बुनकरों की हड्डियों से भरी पड़ी थी। अब कल्पना करके देखिए इतिहास किस रूप में नजर आता है, इतिहास किस रूप में परिवर्तन। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जी साहब, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश में इस तरह की नीति अपनाई कि भारतीय धन को वह स्पंज की तरह सोख लेता था और लंदन में थेम्स नदी के किनारे जाकर के निचोड़ दिया करता था। इसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। आज हमने जितने भी राजा महाराजा हैं उन राजा महाराजाओं की ऐतिहासिक संपत्तियां लंदन के बर्मिंगम संग्रहालय में रखी हुई है, जिनकी बेशकीमती करोड़ों की कीमत है। शाहजहां ने अपने बैठने के लिए मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस कहते हैं उसका निर्माण कराया था करोड़ों रुपए लगा करके। अंग्रेज उसे उठा करके ले गए, कोहिनूर हीरे को चोर करके ले गए, है ना। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो सोने की चिड़िया वाली मोहर थी, उस मोहर को तोड़ने का काम, उस मोहर को समाप्त करने का काम इन अंग्रेजों की नीतियों ने किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई। एक बात यहीं पर याद रखना, 1813 का चार्टर अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जो है ये भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध थी। नंबर 1, पहला आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध थी। नीतियां भारतीय
व्यापार व उद्योगों के विरुद्ध थी। ठीक है, इसी में लिख लीजिए नंबर 2, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। इससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, है ना, हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, बस निवेदन रहेगा कि कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम क्या देखते हैं, है ना, ये तो हमारा ए प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो ए प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है, बी प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपए है। ठीक है, चलिए अगर गुणवत्ता की बात करता हूं, इसकी गुणवत्ता अच्छी है लेकिन इसकी गुणवत्ता और अच्छी है। ठीक है, चलिए मैं अगर इसके निर्माण की बात करता हूं कि ये कैसे बना हुआ है, तो ये निर्माण जो है मशीनों से हुआ है, तो परिणामतः यह अच्छा है। ठीक है, यह हाथ से बना है, इसलिए थोड़ी सी सफाई जो है वह तुलनात्मक रूप में कम है। फिनिशिंग जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, फिनिशिंग जो है वह नहीं है यहाँ पर। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और परिचर्चा करते हैं, डेकोरेशन यानी कि सजावट। सर इसकी सजावट जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी सजावट बिल्कुल कमजोर है, थर्ड क्लास है। अब आप ए प्रोडक्ट लेंगे या बी प्रोडक्ट लेंगे, ईमानदारी से बताएं, आप ए प्रोडक्ट लेंगे या बी प्रोडक्ट जो है वह मार्केट में जाकर के लेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं दिवाली के दिनों में। दिवाली के दिनों में हम जो दियों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, वो दिए अगर हमारे देसी कुम्हार ने दिए बनाए हैं तो हम उसकी दुकान पर जाकर के वो 10 के 5 दिए दे रहा है ना, हम कोशिश करेंगे भैया तो 8 रुपए के 5 दे हमें। लेकिन वहीं पर हम मॉल में जाकर के चाइनीज दिए लेकर के आएंगे 50 रुपए के 15, उनमें हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मॉल में मिल रहा है भाई साहब। हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि मॉल वाले जो है वह 1 रुपया भी कम नहीं करते, लेकिन सड़क किनारे बैठा हुआ वह कुम्हार जिसने अपने हाथों से उन दियों का निर्माण किया है, क्योंकि हम हमारे घर में रोशनी करने के लिए हमें उससे दिए खरीदने पड़ेंगे, स्वाभाविक बात है, तभी उसके घर में रोशनी आएगी। हम उसको भूल जाते हैं, ये एक साइकोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जयपुर में रहता हूँ और अक्सर दिवाली के दिनों में डी मार्ट करके एक जगह होती है, वहां पर शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन आज दिन तक यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस जगह में कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी दिए या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भारत में बना हुआ नहीं है वो मैं कभी वहां से नहीं खरीदता। ये बात बहुत अच्छे से, केवल 2 विद्यार्थियों ने जवाब दिया है, कम से कम 10 विद्यार्थी 12 विद्यार्थी जो है वो क्लास को देख रहे हैं इस समय। माफी चाहूंगा, जागो, जितना ज्यादा आप क्लास में कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। बीएफ स्किनर का नाम सुना होगा, उसने लर्निंग प्रोसेस के बारे में ये बात कही है, ये बात ध्यान रखना। जितना ज्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास में बोलने वाला बच्चा भाई साहब बहुत आगे बढ़ता है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि बोलने वाले के भूंगड़े बिकते हैं, है ना, बोलने वाले के क्या बिकते हैं, बूंगड़े बिकते हैं। ये देसी भाषा की एक कहावत है, इसका मतलब
जो बोलता है वही बिकता है। तो मेरे दोस्त, क्लास में एक निवेदन है ना, अपने तो इतिहास विषय में ऐसी दुर्भाग्य है कि कोई लाइव क्लास लेता ही नहीं। मैं यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता हूँ। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 12-15 विद्यार्थी हैं इस समय क्लास में। मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ, लगभग 15 विद्यार्थी इस समय क्लास में हैं। 15 विद्यार्थी में से केवल और केवल 2 विद्यार्थियों ने जवाब दिया है, सुनीता और राजेश। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करिए। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, क्यों भाई हम ए प्रोडक्ट क्यों लेंगे? केवल और केवल रेट की वजह से। एम आई राइट? गुणवत्ता हमने देखी नहीं, दूसरा दिखने में बड़ा सुंदर है जी, अच्छा लग रहा है भाई साहब, लेकिन अब ये क्या हुआ, मशीनीकरण को बल मिला ना। लेकिन जो हाथ यानी कि जो हस्तशिल्प था, जैसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, सर ये हैंडीक्राफ्ट के तो ताला लग गया। लगा या नहीं लगा? अंग्रेजों ने हमारे उद्योगों को इसी तरह से बर्बाद किया था। क्या ये बात क्लियर हुई? इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, है ना, क्या अपनाइए? स्वदेशी अपनाइए, इसीलिए कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम आज भी मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने हमारे भारत में इसी तरह की नीति अपनाई थी। आपके एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अगर आपको पता हो तो, भारतीय ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की भारत के प्रति नीति कैसी थी। उसमें कई तरह की नीतियों की बात करता हूं मैं। आर्थिक नीति को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा सर आप अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हो क्या? क्या ये बात क्लियर होगी? जब हम आर्थिक नीति की परिचर्चा करेंगे, तब आप देखना बड़े गजब के लेवल पर हम बात करते हैं, है ना। बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, कभी मौका मिलेगा और पढ़ाएंगे। पहले 3-4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम भारतीय राजनीति पर, भारतीय भारत के ऊपर ब्रिटिश नीति का जो इफेक्ट रहा है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। ये बात ध्यान रखा करो और एक कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास आप लोग ले, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 3 पे आप एक बिंदु देखिएगा। हमारे भारत में पैसा बहुत था सर, है ना। आज भी आप देखिए कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है ना। जैसे एक पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, भाई सब गिनना भी मुश्किल है। तो भारत के पास शुरू से धन बहुत रहा है ना। बाबर जब भारत पर आक्रमण करा तो बाबर की दादी ने जो है भारत विजय की कहानियां उसे सुनाई थी, भारत की समृद्धि के बारे में बताया था, है ना। ईरानी आए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यूनानी आए सिकंदर के नेतृत्व में, उद्देश्य क्या था? लूटना ही तो था। फिर उसके बाद अरबी आए, तुर्की आए, इनका उद्देश्य क्या था? भारत में धन लूटना था, है ना। क्यों? क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बड़ा समृद्ध था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धन का निष्कासन का जो प्रभाव था, इस प्रभाव जो है, इस प्रभाव जो है मेरे दोस्त, यह भी हमारे भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों पर पड़ा। स्वाभाविक बात है, पैसा नहीं रहेगा तो हम उद्योग कहां से लेकर आएंगे, कहां से कुछ नयापन लेकर आएंगे। अभी मैं आपके ऐप में कई सारी चीजें नई ऐड करवा रहा हूं, तो भैया पैसा नहीं आएगा तो कहां से ऐड कराऊंगा? क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो हर चीजों में जो है वह समय लगता है। लिखिए, अंग्रेजों द्वारा, इसको मैं थोड़े से शब्दों में परिवर्तन करके लिखवा रहा हूं। अंग्रेजों द्वारा भारत से किया गया, भारत से किया गया धन निष्कासन, धन निष्कासन, ठीक है, का प्रभाव, का प्रभाव भी भारतीय हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों पर पड़ा। खत्म हो गए सर, पैसा ही नहीं रहा, है ना। गलत नीतियां ऐसी बना दी गई कि पैसा ही नहीं बचा। कोई बात नहीं है, हमारे नवीन जी चिकित्सक हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा कि साहब एक काम करो। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझना। हमारा जीवन अगर हमें जीना है, तो जीवन जीने के लिए हमें अनाज की आवश्यकता है। अनाज का मतलब हो गया कि जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का यहाँ पर हो गई, अरे बोलो, है ना, चावल हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया,
इनकी आवश्यकता है या फिर हमें जीवन जीने के लिए कपास की आवश्यकता है? बताओ, हमें कॉफी की आवश्यकता है, हाँ या ना? बोलो, हमें गन्ने की आवश्यकता है? बताओ, जीवन जीने के लिए हमें ए की आवश्यकता है या बी की आवश्यकता है? बताओ। जीवन जीने के लिए हमें व्यावसायिक फसलों की आवश्यकता होती है या खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता होती है? स्वाभाविक बात है, जीवन अगर हमें जीना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता होती है, ना कि व्यावसायिक फसलों की। ठीक है, हम व्यावसायिक फसलों से केवल और केवल व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अंग्रेजों ने अपना लाभ देखा, भारतीयों से कहा कि सुनो जी, तुम एक काम करो, ये जितनी भी व्यावसायिक फसलें हैं, चाय, गन्ना, कॉफी, है ना, इनका उत्पादन करो। इनका क्या करो? उत्पादन करो, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। खाद्यान्न फसलों को छोड़ो, ठीक है, तुम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन मत करो, तुम व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करो। अब क्या हुआ, जैसे ही व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया गया तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम हुआ, तो भारत की जितनी आवश्यकताएं थी, है ना, कि भाई हाँ इतने लोग हैं, इतने लोगों के लिए इतने गेहूं चना दाल की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। परिणामतः हमारे प्यारे भारत में क्या बढ़ी? भूखमरी बढ़ी, है ना। जैसे ही भूखमरी बढ़ी, मेरे दोस्त, अकाल पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? अकाल पड़ने लगे। लोग खाने के लिए त्राही माम करने लगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यवसायिक फसलों के उत्पादन से क्या हुआ? हमारे भारत में भूखमरी बढ़ी, ये साथ ही अकाल पड़े, और इस अकाल ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दी। हमारे भारत को एक समय था, आपने खुद ने नोटिस किया होगा, 2001 के पहले आप कभी हमारे देश का स्टेटिक्स देखिएगा, आर्थिक स्टेटिक्स जिसे कहते हैं, 2001 के पहले हमारे भारत में अकालों की बारंबारता रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? 2001 के बाद में हमारे भारत में अकाल पड़ना बेहद कम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चाहे ये सरकार की नीतियां कह सकते हैं कि साहब सरकारों ने इस तरह की नीतियों को अपनाया है कि अकाल नहीं पड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की XYZ पॉलिसी हम मान सकते हैं, चाहे उन्होंने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया है, विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण किया है, ये किया है, वो किया है, सब बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो अकाल नहीं पड़ने लगे हैं। तो इससे क्या होने लगा है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। अब आप सोच करके देखिए, अगर अकाल पड़ेगा, लोगों खाने के लिए, दानों के लिए त्राही माम करना पड़ेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना भार आएगा, है ना। तो परिणाम क्या हुआ? भूखमरी हुई, अकाल हो गया, और लोगों में जो है वह अंग्रेजों की नीतियों के प्रति एक विरोध की स्थिति पैदा हो गई कि अंग्रेज जो हैं ये हमें क्या मारना चाहते हैं जी? भूखा ही मारना चाहते हैं, सीधा ही खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, अंग्रेजों ने भारत में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया। परिणामतः भारत में भूखमरी बढ़ी, साथ ही यहाँ पड़े अकालों ने यहाँ पड़े अकालों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।
स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। मैं आपके एक क्लास लेता हूं, है ना? कौन सी क्लास लेता हूं? विभिन्न प्रकार के आयोग। आधुनिक भारत में जो विभिन्न प्रकार के आयोग बने हैं, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उनकी क्लास में आपके लूंगा, तब मैं आपको बात करूंगा कि कौन कौन से अकाल आयोग जो है हमारे भारत में बने हैं और उन अकाल आयोगों का निर्माण कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की और उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये सब चर्चा करेंगे हम। स्वागत है रुचि आपका। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंग्रेजों ने फिर क्या कर दिया साहब? भू राजस्व व्यवस्था में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया सर। रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। अब आप कहोगे सर रेवेन्यू सिस्टम में किस तरह से परिवर्तन किया, आप समझाइए। जैसे मान लीजिए पहले किसी भी प्रोडक्ट पर भारत में 10% कर लगा करता था। क्या ये बात क्लियर होगी? कितना कर लगा करता था सर? 10% कर लगा करता था, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, तो उस पर 10% कर लगा तो टोटल कितने की हो गई? 110 रुपए की हो गई। 10% में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अंग्रेजों ने आकर के इस 10% को कहा जी ये बहुत कम है। ये क्या है? बहुत कम है। हम एक काम खटे हैं, इन खरों की संख्या को बढ़ा करके 50% कर दो। कितनी कर दी? 50% कर दिया सर। तो जो प्रोडक्ट पहले 110 में मिल रहा था, क्योंकि 10% शुल्क था, अब उस पर 50 और जोड़ करके वह कितने का मिलने लग गया? 150 से लेकर 160 रुपए तक का मिलने लग गया। यानी कि पूरी तरह से रेवेन्यू मॉडल में परिवर्तन कर दिया। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखवाया? भैया ये इसलिए लिखवाया क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा में आजकल जिस परीक्षा पद्धति के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां पर एक प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। संभावना क्या है कि बताइए, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन सा आर्थिक कारण शामिल नहीं था? तो राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, चेंजेस इन रेवेन्यू सिस्टम। एक किताब आती है बेसिकली बुक्स, या तो मैं उसको ऊपर ले गया हूँ पढ़ने के लिए, किताबें भी इतनी सारी है कि याद नहीं रहती है। कभी आपने किताब देखी भारत के देसी राज्यों को लेकर के? हाँ, भारत के देसी राज्य बताओ, कमेंट करो। सुख संपत्ति राय भंडारी की किताब है, भारत के देसी राज्य, है ना? बड़ी गजब की किताब आती है, कभी मौका मिले, हालांकि आपको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सुख संपत्ति राय भंडारी ने लिखा है ये किताब, ठीक है। जैसे इसमें हैदराबाद का इतिहास है, त्रावणकोर है, कश्मीर है ना, देवास है, बड़ौदा है, इस तरह के इतिहास आपको देखने को मिलते हैं। भोपाल राज्य है, इंदौर राज्य है, काफी अच्छा है। मैसूर राज्य का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत गजब की किताब है सुख संपत्ति राय भंडारी की। एक आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति के संदर्भ में किताब आती है, डॉक्टर श्याम सिंह ने लिखी है वह, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो ऊपर वाली फ्लैट पे होंगे, मेरे ऊपर वाले फ्लोर जो है जहां पर मेरा रेजिडेंस है, वहां पर वह किताब होगी, क्योंकि अब 1857 चल रहा है तो पढ़ते रहते हैं चीजों को, जागृति। तो उसमें कहा गया है कि राजस्व व्यवस्था से परिवर्तन जब अंग्रेजों ने किया, यह परिवर्तन तत्काल यानी आकस्मिक किया गया परिवर्तन था, है ना। जब हम कोई भी परिवर्तन आकस्मिक करते हैं बिना पूर्व सूचना के, तो मुझे बताएं वो क्या कहते हैं उसको, क्या उस परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। तो बस ये बात याद रखें। मान लीजिए आपकी क्लास शाम को 5 बजे में लेता हूं, कल मैं बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी क्लास को सुबह 5 बजे कर दूं, तो क्या आप उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे क्या? बताओ ना। क्या आप उस इतने बड़े परिवर्तन को त्वरित प्रभाव से स्वीकार करोगे क्या कि नहीं जी साहब बिल्कुल सुबह 5 बजे आ जाएंगे जी, बिना किसी पूर्व सूचना के? सर बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी विद्यार्थी उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़िए।
हस्तशिल्प और हमारे जो परंपरागत उद्योग थे उनके विनाश ने लोगों के अंदर असंतोष, उत्पीड़न की भावना को जन्म दिया। अब यह असंतोष और उत्पीड़न की भावना जो थी यह समय के साथ क्रांति में परिवर्तित हो गई। ठीक है, लिखिए नंबर 6, ऐसा लिखिए, इन सब घटनाओं ने इन सब घटनाओं ने लोगों के अंदर इन सब घटनाओं ने लोगों के अंदर असंतोष व उत्पीड़न की भावना को जन्म दिया। असंतोष और उत्पीड़न की भावना, शब्द याद रहेगा, असंतोष और उत्पीड़न की भावना को जन्म दिया। समय के साथ यही क्रांति में परिवर्तित हो। समय के साथ यही क्रांति में परिवर्तित हो गए। समय के साथ यही क्रांति में परिवर्तित हो गए, विद्रोह में परिवर्तित हो गए। लिख लो, ठीक है, यहां तक कोई समस्या? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं 1857 की क्रांति के कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण, some social and religious reason, social और religious reason, सामाजिक व धार्मिक कारण। ठीक है, चलिए 1813 का अधिनियम आया था जिसे हम चार्टर अधिनियम कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना। उस चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो ईसाई मिशनरियां भारत जाए और भारत जाकर के क्या करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। अभी हम इन दिनों कुछ अखबार हमारे देश के ऐसे आते हैं, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे रील को हट करके, तो आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में या भारत के जो पिछड़े इलाके हैं उनमें आज भी धर्मांतरण करवाया जा रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है, जागरूक विद्यार्थी हैं आप सभी, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका शिक्षक जागरूक है जो आपके लिए पढ़ता है। तो धर्मांतरण करवाया जाता है, थोड़े से रोटी पानी कपड़े के लिए जो है उन्हें लालच दिया जाता है कि आप हमारा धर्म स्वीकार करें, और जब आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगे तो हम आपकी रोटी कपड़े पानी की इनकी समस्याएं जो है वह दूर कर देंगे। बेसिकली ये कार्य अंग्रेजों के द्वारा 1813 से ही किया जा रहा था। ठीक है ना, ईसाई मिशनरियां भारत आती है, धर्मांतरण करती है, और इस धर्मांतरण के कार्य की वजह से हमारे भारतीय लोग जो है वह इससे नाराज हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? नाराज हो। ताजुब की बात आप ये देखिएगा, एक नया प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना, और ना कभी आने वाले 1-2 साल में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपकी परीक्षा में छप सकता है। बताओ भारत में ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु, बहुत अच्छे से सवाल पढ़िएगा, हमें क्या करना है? ईसाई साहित्य का प्रिंट करना है, ईसाई साहित्य का प्रकाशन करना है। ईसाई साहित्य का क्या करना है? प्रकाशन करना है। इसके लिए अंग्रेजों ने छापा खाना कहां पर स्थापित किया था? कमेंट करें। भारत में ईसाई साहित्य की, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया रुचि।
हाँ, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर लालच, बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें। भारत में अंग्रेजों ने ईसाई साहित्य का प्रकाशन करने के लिए, उनका प्रिंटिंग करने के लिए छापा खाना कहां पर स्थापित किया था? कभी पढ़ा है? ईमानदारी से यह प्रश्न का जवाब दीजिएगा मुझे, आप कमेंट करिए। भारत में ईसाई साहित्य के प्रकाशन करने के लिए, ईसाई साहित्य को छापने के लिए, जिसमें वो बाइबिल का प्रकाशन करते थे, जिसमें वो बाइबिल को छापते थे, ठीक है, जिसमें वह, मेरे प्यारे साथियों, ईसाई धर्म की अच्छाइयों को बताने के लिए पंपलेट का प्रकाशन करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजेश और गीता, और बताओ भाई, और बताओ, मुख दर्शक मत बनिए, बताइए, है ना? तो क्या करते थे सर? हो जाएगा वो, कभी कभी कोई तकनीकी समस्याएं आ जाती है नवीन, उसमें इतना परेशान नहीं होना है। तो ईसाई साहित्य का प्रकाशन करते थे, भारतीयों को उनके बारे में बताते थे। हिंदी भाषा में भी साहित्य का प्रकाशन उन्होंने किया, पंपलेट बना दिया इस तरह का, जिसमें ईसाई धर्म कि गॉड कौन है, जीसस कौन है, अगर आप जीसस को अपनाते हैं तो आपका बेनिफिट क्या है ना, किस तरह से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीजों का लालच दे करके उन पंपलेट को गरीबों तक बांटा जाता था। और गरीब लोग जो हैं, इन सब बातों में आकर के मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं क्या करते थे, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे। एक बार जवाब दे दीजिए, दो ही विद्यार्थियों ने जवाब दिया है अभी, लगभग 16 विद्यार्थी इस समय कक्षा में उपस्थित हैं, दो ही विद्यार्थियों ने जवाब दिया है, कृपया करके जवाब दीजिए। ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु छापा खाना कहाँ स्थापित किया था अंग्रेजों ने? ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं मामला लिखवा रहा हूं, लिखिए, 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार हेतु भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। भारत आने की अनुमति दी गई। इनके ईसाई मिशनरियां, इनके द्वारा भारत में किए गए धर्मांतरण की वजह से भारतीयों में नाराजगी बढ़ी। ठीक है, चलिए, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो बिल्कुल भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि सर गोवा, वेरी गुड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्कुराइए, आप चंदू जैन के साथ इतिहास पढ़ रहे। अंग्रेज क्या छापा खाना गोवा में स्थापित करेंगे क्या? अरे बताओ, अरे बोलो, गोवा में स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि गोवा पुर्तगाली क्षेत्र है। और आपको यह बात पता है कि पुर्तगाली जो है हमारे भारत में आजादी के बाद तक रहे थे, ठीक है ना, आजादी के बाद तक रहे थे। अगर हम आज भी गोवा जाते हैं तो हमें वहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जिन पर पुर्तगाली प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो हम इस तरह की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। माफी चाहूंगा मैं आप सभी प्यारे साथियों से कि साहब, इन लोगों ने जो है वह गोवा में इस तरह का कोई छापा खाना स्थापित किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। इन्होंने ना तो सूरत में स्थापित किया, ना बंगाल में स्थापित किया, ना मद्रास में स्थापित किया। यह छापा खाना एक ऐसी जगह लेकर के गए
जहां पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं था। यह था भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी, जिसको हम आगरा के रूप में जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अंग्रेजों ने जो है भारत में ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु आगरा में एक छापा खाना स्थापित किया। यह मूल रूप से एक ईसाई मिशनरी हुआ करती थी, जिसका नाम था अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। कहां पर? अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी थी जो ब्रिटेन की थी, उसके द्वारा आगरा में स्थापित किया गया था। तो एक नया तथ्य आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, लिखिए सब, लिखिए। ब्रिटिश ईसाई मिशनरी, क्या नाम है? अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी। संस्था का नाम याद रखना, अमेरिकन ईसाई अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी द्वारा आगरा में ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु एक छापा खाना, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना की स्थापना की गई थी। लो साहब, एक छापा खाना आगरा में स्थापित किया था। ब्रिटेन की ईसाई मिशनरीज थी, नाम था अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। आगरा का नाम आता है, इंपॉर्टेंट जगह है, थोड़ा सा याद रखना। ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु एक छापा खाना स्थापित किया। अब देखो साहब, एक बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, याद रखना, कंसेप्ट जरूरी है। अंग्रेजों ने आगरा में ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु छापा खाना लगा दिया। यहाँ पर ईसाई साहित्य छप रहा है। बाद में एक बहुत प्रसिद्ध धर्म सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए, विचारक हुए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सुना होगा आपने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही आगरा में जो है वैदिक यंत्रणालय की स्थापना की थी। वैदिक यंत्रणालय क्या था? वैदिक प्रिंटिंग प्रेस थी, जहां पर वैदिक साहित्य का प्रकाशन होता था। समझ में आ गई क्या? तो भाई साहब, ये तो था अंग्रेजों का, एक ही मोहल्ले में, ये तो अंग्रेजों का था और ये स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तुम हमारे देश को बर्बाद कर रहे हो, ईसाईकरण करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भारतीयों से कह रहा हूं, वेदों की ओर लौटो। ये देखिए हमारे वेद है ना, ये देखिए हमारे वेद पूरे ज्ञान का स्रोत है। मैं ये वैदिक साहित्य पूरे भारत में फैला दूंगा, ये वैदिक साहित्य पूरे देश में फैला दूंगा और भारतीयों को वैदिक सभ्यता की ओर आकृष्ट करूंगा, भारतीयों को वैदिकता का ज्ञान कराऊंगा। ये इसी आगरा में जब ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ने लगा, बहुत अच्छे से समझना, तो हमारे स्वामी जी ने क्या किया था? यहीं पर धर्म पताका फहराई थी। क्यों फहराई थी? ताकि वह जो ईसाई बन चुके हैं भारतीय लोग, उन भारतीयों का वापस धर्म परिवर्तन करके उन्हें हिंदू बनाया जा सके। इसीलिए स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अमूल्य समय जो है वह आगरा में बिताया था, क्योंकि आगरा में इनका प्रभाव बेहद ज्यादा था। अरे बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या?
इस तरह से तुलना करके, कंपेयर करके पढ़ाई किया करो। ठीक है, अरे बोलो, क्लियर हो गई क्या? तो आगरा में वैदिक यंत्रणालय की स्थापना की थी। ये जब हम स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे तब और परिचर्चा करेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, अगर आप लिखना चाहें तो। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। हम में से अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश के हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश में स्थिति कैसे होती है कि साहब कोई भी सामाजिक सुधार बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। हम आज भी वो पुरातन पंथी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, हम में से अधिकतर। जैसे मैं मेरे ही घर की बात कर लेता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम गांव, जयपुर से गांव जाते हैं, तो वही हमारी मैडम जो है उन्हें साड़ी पहननी होती है, वही घूंघट लेना होता है, ठीक है। पलंग पे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। क्यों? वही पुरातन पंथी विचारधारा है। बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे हर घर की कहानी है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अगर हम ये कहें कि नहीं साहब सुधार होना चाहिए, तो नहीं जी, कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फलाना डीप का। भाई ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय लोग सुधारों का शुरू से ही विरोध करते आए हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? मैं भी प्रैक्टिकल होकर के बात कर रहा हूं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? बी प्रैक्टिकल होकर के बात कर रहे हैं कि हमारे पिताजी के सामने जो है वो साड़ी रहेगी, है ना, ये घूंघट रहेगा और वो रहेगा और फलाना रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पुरातन पंथी लोग हैं। अंग्रेज भारत में आए, अब हमारे भारत में कई तरह की कुरीतियां थी। जैसे बच्ची पैदा हुई, लड़की बालिका, तो पैदा होते ही उसको मार दो, है ना। ये बात थोड़ा सा अटपटा लगता है। पति की मृत्यु हो गई तो सारा दोष उस पत्नी को दे दो जो उसकी पत्नी है, और उसको इस तरह से पीड़ित करो कि वह जो है उस पति की चिता में जाकर के बैठ जाए, अपने आप को जला ले, जिसे सती प्रथा के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, हम गुलामों को खरीदते थे, हमारे घरों में सैकड़ों गुलाम रहा करते थे, सब उनका शोषण करते थे, है ना। हमारे मानवों की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाने का प्रमाण है। छोटे बच्चों को मार दिया जाता था देवी देवताओं को खुश करने के। क्या ये बात क्लियर हो गई? विधवाओं की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें काल कोठरी में बंद कर करके रखा जाता था। मान लो कोई सती प्रथा नहीं करता है तो उनको काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था, है ना, खाने के लिए नहीं दिया जाता था। आपने दैनिक भास्कर की एक मुहिम कुछ समय पहले पढ़ी होगी अखबार में, कि आज भी हमारे देश के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर विधवाओं को सामाजिक समारोह में भाग लेने की कोई अनुमति नहीं होती। घर के एक कमरे में उन्हें बंद कर दिया जाता है, जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उनके परिवार का एक सदस्य गया। अरे भाई, ये क्या है? हाँ, अगर कोई हम अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं, एक जाति का व्यक्ति दूसरे अन्य जाति में विवाह कर लेता है, तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। मेरे दोस्त, भारतीय लोग, अंग्रेजों ने इन सब में सुधार किया। बोला जी क्या कुप्रथा है, महिला को जला रहे हो, जिंदा महिला को, जिंदा छोटे बच्ची पैदा हुई है, कल ही पैदा हुई है, 2 दिन बाद तुमने उसको दूध के भगोने में डाल दिया ताकि वो मर जाए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? अफीम चटा दी तुमने उसको, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बंद करो जी। हाँ, तुम छोटे बच्चे को पकड़ करके उसकी गर्दन उसकी तलवार से अलग कर दे रहे हो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पढ़े लिखे समाज में अलाउ नहीं होता है। तो हमारे भारत में अंग्रेजों ने अनेक सुधार किया। रूढ़िवादी भारतीयों ने बोला जी गलत बात, तुम हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते भाई साहब, ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। ये क्या है भाई साहब, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा? अचार डालोगे? हाँ, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के चक्कर में क्या, जो हमारी घर की बहन बेटियां हैं, हमारी बहू है, हमारे बच्चे हैं, क्या उनके ऊपर अत्याचार करोगे तुम? हाँ, एक आपने देखा होगा हमारे कई इलाकों में जो है वो छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसके ऊपर गर्म लोहे का सरिया दाग दिया जाता है, इससे इलाज होगा। उससे इलाज होता तो हर एक घर में लोहे का सरिया मिलता और उसको गैस पे गर्म करके लगा डब्बा है। ये मूर्खतापूर्ण बातें अंग्रेजों को पसंद नहीं है। भारतीयों ने बोला जी ना, तुम हमारे सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप कर, हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ओ माय गॉड, आज हम हमारे देश की नदियों को माँ के समान मानते हैं, लेकिन उस माँ को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। बुरा मत मानना, कड़वी बात बता रहा हूं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? कड़वी बात है पर सत्य है। फिर जहां पर माँ को, जहां पर नदी को नदी माना जाता है ना, वो कभी गंदी नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। हमारे तो घर में माला भी चढ़ाई ना भाई साहब, तो माला भी दूसरे दिन नदी में जानी चाहिए, है ना। वो माला भी कहाँ जानी चाहिए? नदी में जानी चाहिए।
बड़ी विचित्र प्रवृत्ति है साहब। तो भारतीयों ने इसी चीज का विरोध किया। तो अगला जो बिंदु लिखवा रहा हूं ये आप अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखें। किसमें रखेंगे? अति महत्वपूर्ण। ठीक है। अंग्रेजों ने समय के साथ भारत में निम्न सामाजिक सुधार किए। अंग्रेजों ने समय के साथ भारत में निम्न सामाजिक सुधार, निम्न सामाजिक सुधार किए। अब साहब कौन कौन से सामाजिक सुधार किए उनकी एक सारणी जो है वह मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है। कोई भी बिंदु अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 50 बार पूछना, पर प्लीज गलती मत करना। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ। कोई भी बिंदु अगर आपके समझ में नहीं आता है एक बार नहीं 50 बार पूछना, पर गलती मत करना, निवेदन है मेरा। पहले घटना है लगभग 1795 की। एक अंग्रेज भारत में है जॉन शोर। ठीक है। अब बेचारे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही रोते हैं ना, है ना? आपने देखा होगा छोटा बच्चा जैसे ही मार्केट में लॉन्च होता है वैसे ऐसे रोता है, शोर मचाता है। तो भाई साहब इसने क्या किया? कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया। 1795 में जॉन शोर ने कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया अधिनियम 21 के माध्यम से। ठीक है, लिखिए 1795 ईस्वी में जॉन शोर ने अधिनियम 21 इसको 21 कहते हैं माध्यम से कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया। जॉन शोर, ठीक है, 1795 अधिनियम 21। एक किताब आती है राजस्थान का सामाजिक इतिहास, द सोशल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, नजर आ रही है आप लोगों को। इस किताब में बेसिकली हमारे राजस्थान की कंप्लीट समाज के बारे में जानकारी मिलती है। व्हाट वाज द सोसाइटी ऑफ आवर राजस्थान। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हम इसमें पूरी स्थिति को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये राजस्थान के संदर्भ में है बेसिकली। इसी तरह की किताब भारत के संदर्भ में भी आती है। ठीक है, चलिए 1829 में विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1829 ईस्वी। ठीक है। व्यक्ति विलियम बेंटिक अधिनियम 17 सती प्रथा प्रतिबंधित। ये लो सर। ठीक है, अधिनियम 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दी। 1843 में एलेंद्रो ने अधिनियम 5 के माध्यम से दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है।
अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, अभी एक में ही हमने आपको सारी बात बता दी। 1843 एलन ब्रो, अधिनियम 5, दास प्रथा। हमारे भारत में आप ताज्जुब की बात देखिएगा, दास प्रथा किस हद तक विद्यमान थी मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारत में, मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से सब्जी मंडी लगती है ना, आलू ले लो, टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, उसी प्रकार दासों के बाजार सजा करते थे। पता है आपको ये बात? दासों के बाजार सजा करते थे। जस्ट इमेजिन, कल्पना करके देखिए आप एक बार। हाँ, जहां लोग दासों को, जैसे हम आलू को उठा करके नहीं देखते कि मोटा है, पतला है, बारीक है, कहीं दब तो नहीं रहा, लिपलिपा तो नहीं है, उस तरह से दासों को देख करके खरीदा जाता था। दासों के गले में लोहे की जंजीर डाल करके उन्हें लाया जाता था, एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उनको निर्वस्त्र कर करके बेचा जाता था। कल्पना करें, कौन सी पुरातन पंथी सोच थी, यही समझ में नहीं आता। 1844-45 के आसपास कैंप बेल ने अधिनियम 21 पारित किया और नर बलि पर प्रतिबंध लगाया। नंबर 4, 45 ईस्वी, 1844-45 ईस्वी, कॉलिन कैंपबेल। इक्कीस, नरबली। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये अधिनियम 21, ये अधिनियम 20, अधिनियम 5, ये क्या है? बेसिकली ये पर्टिकुलर एक गवर्नर के समय पारित किए गए अधिनियम है। समझ में आ गई क्या बात? बोलो। एक गवर्नर के समय पारित किए गए अधिनियम है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। लिखो नंबर 5, 56 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी, ठीक है। हाँ, 1,80,000 दास थे मेरे दोस्त, ठीक है। अंतरजातीय विवाह यहाँ पर होने लगे। अंतर जातीय विवाह होने लगे। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया।
अब हमारे भारतीय लोग क्या करेंगे बताओ? ताली बजाएंगे जी, मजा आ गया जी, मजा आ गया है। रूढ़िवादी जो भारतीय लोग थे उन्होंने इन सुधारों का विरोध किया। नोट करके लिखो। भारतीयों ने इन सुधारों का विरोध किया। यहां तक लिखिए, मैं 1 मिनट में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ वापस। यहां तक लिख लिया। चलिए, इनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से चेक करके जाइएगा। ये काफी उपयोगी है कि 1795 में जॉन शोर ने अधिनियम 21 के माध्यम से जो है वह किस पर प्रतिबंध लगाया था? कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। 1829 में विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17, 4 दिसंबर 1829 की बात है यह। अधिनियम 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाया गया था। 1843 में एलिनब्रो ने अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई। 1844-45 में कैंप बेल ने अधिनियम 21 के माध्यम से नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। अंतरजातीय विवाह और बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? अब हम एक कानून पढ़ेंगे जी। कभी कभी कानून जो है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उपयोगी बन जाता है, तो हमें वहां पढ़ना चाहिए, जिसे हम कहते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। क्या बात क्लियर हो गई? इसी को कहा जाता है लेक्सी एक्ट कहा जाता है। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4, 1850 ईस्वी का धार्मिक निर्योग्यता धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, इसे ही क्या नाम दिया जाता है? याद रखना, लेक्सी अधिनियम कहा जाता है, लेक्सी एक्ट कहा जाता है। तो कभी कभी क्या है ना भाई साहब, आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा विद्वान है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप और हम मिलकर के उससे ज्यादा विद्वान हो गए, एक एक दो, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो ये क्या था, है ना, बहुत अच्छे से समझना। देखो, इसमें एक प्रावधान किया गया कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है कि भाई हाँ, मैं हिंदू धर्म से ईसाई बन रहा हूं, ठीक है, तब तो इसकी जो संपत्ति है ना वह इसके पुत्रों को दे दी जाएगी। तब तो इसकी जितनी भी संपत्ति है जो इसने अपने जीवन भर कमाई है
वह किसको दे दी जाएगी साहब? इसके पुत्रों को दे दी जाएगी, यानी कि इसके संतान को दे दी जाएगी। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं खुद ही हूं, ठीक है, मेरा नाम चंदू जैन है, जैन धर्म का अनुयायी हूं, हिंदू धर्म को भी मानता हूं और सभी धर्मों को मानता हूं। आप तो ये मान के चलिए कि मैं जैन धर्म को मानता हूं। मैंने अपनी जीवन में जितनी भी संपत्ति कमाई है, तो एक कानून लाया है ना, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि चंदू जी आप जैन धर्म को छोड़ करके ईसाई बन जाइए। मैंने कहा क्यों बन जाओ? अगर आप ईसाई बन गए तो आपकी सारी संपत्ति आपके पुत्र को दे देंगे। मैंने कहा अगर नहीं बना तो? भाई मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, मैं मना भी तो कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बनते हैं तो जो आपकी संपत्ति है ना, यह संपत्ति आपकी संतान को तो नहीं दी जाएगी। मैंने कहा क्यों भैया, मैंने तो उसके लिए ही तो कमाई है। ना जी ना, गलत सोच है, आपकी संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह प्रावधान कुछ ऐसा प्रावधान है कि भारतीयों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है? इसके तहत प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को उनके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जो है वो भारत को ईसाई बनाना चाहते। एक इतिहासकार था जिसने इस अधिनियम के ड्राफ्ट को मूल रूप से तैयार किया था, नाम था मेजर एडवर्ड, ठीक है ना। वो कहता है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य है भारत को ईसाई बनाना। क्या कहता है वह कहता है कि भारत पर हम अधिकार कर रहे हैं ना, तो इसका हमारा अंतिम उद्देश्य पता है क्या है? भारत को हिंदू राष्ट्र से ईसाई बनाना। अब इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिन अंग्रेजों को आप बहुत अच्छा मानते हैं, इन अंग्रेजों के साथ जा जाकर के इनके अगर ये हमारे घर में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं जी, फोटो खिंचवाते हैं। ले या आई वांट टू टेक अ सेल्फी विद यू मिस्टर ब्रिस, कम हियर, यू आर फ्रॉम लंदन। लंदन, अरे काय को कबूतरीबाजी करते हो भाई साहब? उससे अंग्रेजी की वजह हाड़ौती में बात करो, देसी ढूंढाड़ी भाषा में बात करो, है मेवाड़ी में करिए, राजस्थानी में करिए, मराठी में करिए, मालवी में करिए, जो आपकी भाषा है उसमें बोलो। अंग्रेजी में क्यों बोलो? वो आपकी भाषा सीखे, आपको उसकी भाषा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अंग्रेज हमारे देश में आ जाते हैं ना, ये इसलिए आते हैं, एक कारण और मैं आपको बता दूं, ये इसलिए भी आते हैं ताकि भारत एक सस्ता देश है, भारत में आप बहुत कम रेट में बहुत अच्छी सारी चीजें घूम सकते हैं, है ना, इसलिए भी आते हैं। और भारत में पता है क्या करते हैं? गरीबी का फोटो खींच करके ले जाते हैं, ये देखो देखो भारत इतना गरीब है, इसीलिए इसे लेक्सी अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो धार्मिक नियोग्यता अधिनियम लिखिए, इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को उनके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म ग्रहण करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आप ईसाई धर्म स्वीकार करिए, आपने जो जीवन भर की कमाई है वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप, और हम कहते हैं साहब अंग्रेजों के जमाने बहुत कुछ थे, अंग्रेजों ने हमारे देश में ये किया वो किया। अरे जिस दिन इतिहास आपने वास्तविकता में पढ़ लिया ना, तब आप अंग्रेजों को गाली देंगे, ये मैं आपको बता दूं। इससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज भारत को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज भारतीयों को
जबरन ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक कथन जो मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई देश बनाना है। देखिए, अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड ने कहा भी था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को हिंदू देश से ईसाई देश बनाना है। ईसाई देश बनाना है। लिखो, लिख लिया भाई? यहां तक चीजें जो है वह आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ मुझे। ठीक है, चलिए, तो अभी आज की इस अद्भुत कक्षा को हम यही रखते हैं। कल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो इसके कुछ सैन्य कारणों की बात आपके बीच में करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें समझने लायक यहाँ पर बनती है। तो आज हमने जो जो चीजें पढ़ी इनको एक बार देखिएगा कि हमारे देश में आखिरकार आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो कुछ आर्थिक नीतियां, चार्टर अधिनियम, मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय हस्तशिल्प का विनाश, धन निष्कासन जिससे भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग खत्म हो गए, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यवसायिक फसलों का उत्पादन, बार बार अकाल पड़ना, भूखमरी बढ़ी, राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन यहाँ पर रहा। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो असंतोष, उत्पीड़न की भावना। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण 1813 का ईसाई मिशनरियां भारत में आने लगी, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगी, भारतीयों में नाराजगी बढ़ी। ईसाई मिशनरी अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी के द्वारा आगरा में ईसाई साहित्य के प्रकाशन हेतु एक छापा खाने की स्थापना की गई थी, ईसाई साहित्य। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों के समय कुछ सामाजिक सुधार, जैसे 1794 95 में जॉन सोर ने अधिनियम 21 कन्यावत पर प्रतिबंध, 1829 विलियम बेंटिक अधिनियम 17 सती प्रथा प्रतिबंध, 1843 एलिंद्रो अधिनियम 5 दास प्रथा प्रतिबंध, 1844-45 कैम्पबेल अधिनियम 21 नर बलि पर प्रतिबंध कर दिया, 1856 लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी, अंतरजातीय विवाह होने लगे, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इनका विरोध हुआ। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेक्सी एक्ट कहते हैं 1850 में लाया गया था यह।
क्या बात क्लियर हो गई? प्रावधान किया गया है कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीयों को लगा कि भाई साहब ये तो जबरन ईसाई बनाना चाह रहे हैं। मेजर एडवर्ड ने कहा भी था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई हिंदू देश से ईसाई देश बनाना है। तो चलिए आज की इस अद्भुत कक्षा को यहीं रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।